नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अफेयरपीडिया पर। आज का तारीख है 13 जून 2024 और इस दिन के करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट। बिल्कुल सही बात है। जो शिक्षा है वो भविष्य के लिए पासपोर्ट है और ये उन लोगों के लिए ही है जो इसका तैयारी आज कर रहे हैं। यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं आज से ही, तो आपका आने वाला समय आप सोच लीजिए कि वो एक पासपोर्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जम के तैयारी में लग जाइए और अपना जी जान लगा दीजिए। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें लगभग हम लोग 120 स्लाइड को ऐड किए हैं, जिसमें से बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस आपको द्विसदनात्मक, एक सदनात्मक, विधानमंडल, विधानसभा, सारे चीज के बारे में हम लोग बताएंगे। विधान परिषद क्या होता है अनुच्छेद के साथ, ठीक है। तो पूरा एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग दिवस से ही रखते हैं, तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, ये 12 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 12 जून, ठीक है। 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। बाल श्रम के सभी रूपों को जागरूकता बढ़ाने, बाल श्रम को समाप्त करने के प्रयासों के संगठित प्रयास से विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का विषय है, आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें और बाल श्रम को समाप्त करें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये याद रखिएगा। और नहीं तो बाल श्रम को समाप्त करें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इस बार का थीम है जो कि इम्पोर्टेंट है। इस थीम को थोड़ा सा आप लोग ये इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 16 करोड़ बच्चे जो है वो बाल मजदूरी के शिकार हैं, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशंस का डेटा है। इस वर्ष ध्यान बाल श्रम कन्वेंशन 1999 के सबसे खराब रूपों को अपनाने की 25वीं वर्षगांठ मनाने पर मनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है बाल श्रम कन्वेंशन जो है 1999 में किया गया था और इसकी 25वीं वर्षगांठ पर ये बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है, ठीक है। 160 मिलियन बच्चे दुनिया भर में, 10 में से एक बच्चा अभी भी बाल श्रम से लगे हुए हैं। आप लोग देखेंगे बहुत सारे जगह पे बच्चे जो है वो मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी खट रहे हैं, जैसा जो भी इनकम का स्रोत है उसमें वो कार्य करते हैं, ठीक है। तो बाल श्रम जो है वो बहुत ही घातक परिणाम है, क्योंकि इससे क्या होता है, किसी भी देश का विकास नहीं हो पाता। बच्चा अगर शुरू से ही लगेगा काम में, तो वो पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा नहीं तो शिक्षित नहीं हो पाएगा। तो इससे हमारा जो सोसाइटी है उस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आइए उसके बाद यहाँ देखेंगे बाल श्रम के बच्चों में प्रतिशत और बच्चों के प्रतिशत और बाल श्रम में बच्चों की पूर्ण संख्या में अफ्रीका क्षेत्रों में सबसे अधिक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन दोनों मापों में एशिया और प्रशांत दूसरे स्थान पर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए बाल श्रम जो है, बाल श्रम यहाँ पे मजदूरी करते हुए दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये 12 जून को मनाया जाता है। अब जून का दिवस कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को ही वैश्विक माता पिता दिवस मनाया जाता है। 2 जून को इटली का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद 2 जून को तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व बाईसाइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय पुरालेख दिवस मनाया जाता है। 10 जून को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि ये पहली बार मनाया गया है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 12 जून हम आपको बता दिए। तो ये अभी तक के जून माह के अति महत्वपूर्ण जो दिवस है, देश और दिवस पूछा जाता है, तो ये याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा
क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसको घोषित किया है? तो ये 2025 को किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 2025 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया है। ये याद रखिएगा, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया गया है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और यूनाइटेड नेशंस में 6 मेन सदस्य बॉडी है, जिसमें आपका इकोसॉक भी आ जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी आ जाता है, यूनेस्को भी आ जाता है, ठीक है, बहुत सारा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी आता है, ठीक है। इसमें 10 अस्थाई मेंबर होते हैं और 10 जो है अस्थाई मेंबर होते हैं, 5 अस्थाई मेंबर होते हैं, जिसमें अमेरिका, चाइना, रूस, ये यूके शामिल है, जिसके पास वीटो पावर होता है, ठीक है ना, वीटो पावर। किसी भी अध्यादेश को, किसी भी बिल को पास होने देना है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर में भारत को शामिल करने का बात किया जाता है, ठीक है। तो भारत को शामिल करने का बात हो रहा है, लेकिन हर समय चीन जो है वो वीटो कर देता है, वो नहीं चाहता है कि भारत जो है वो परमानेंट मेंबर में शामिल हो, ठीक है। ये याद रखेगा। और यूनाइटेड नेशंस में अभी 193 देश है, ठीक है। ये पहल साल भर, ठीक है, साल भर और दुनिया भर में होगी। इस क्वांटम विज्ञान और अनुप्रयोग को इसे क्वांटम विज्ञान और अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी स्तरों पर गतिविधियों के माध्यम से मनाया जाएगा। यह घोषणा मई 2023 में मैक्सिको द्वारा प्रस्तुत एक वास्तव का परिणाम है, जिसमें जल्द ही अन्य देश भी शामिल हो जाएंगे। मई 2024 में घाना ने 70 से अधिक देशों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें आधिकारिक घोषणा की मांग की गई। 7 जून को महासभा ने इसकी स्वीकार कर लिया था, ठीक है। ये सब बाकी सारे चीज यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे क्या हुआ और इसके लिए कितना रुपया लगा। ये देखिए, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की घोषणा, जिसे 2023 से 2031 तक के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा। ये याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये भारत सरकार के द्वारा है। 6000 करोड़ का लागत से राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, ये 2023 से लेकर 2031 तक रहेगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भारत सरकार का, हम लोग को ये देखना है। अप्रैल 2023 में इसकी मतलब स्वीकृति हुई थी, ठीक है। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह 14 जनवरी 2025 को बर्लिन में आयोजित होने की उम्मीद है। ये बर्लिन में आयोजित होगा, ठीक है। अब यहीं पे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ईयर ऑफ कैमेलिड्स कब मनाया जाएगा? ये 2024 को ऐसा घोषित किया गया है, ईयर ऑफ कैमेलिड्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ईयर ऑफ कैमेलिड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भूजल से भारी धातु संदूषकों को हटाने के लिए एक स्थायी विधि विकसित की है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड a सस्टेनेबल मेथड फॉर रिमूवल ऑफ हेवी मेटल कॉन्टामिनेट्स फ्रॉम ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो जो दूषित जल से भारी धातु को निकालने का मेथड कौन विकसित किया है? तो आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा ये विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग में भी रहता है हर समय, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। हाल ही में आईआईएससी के शोधकर्ताओं के द्वारा भूजल से भारी धातु संदूषकों को हटाने के लिए एक अस्थायी विधि को विकसित कर लिया, यानी कि परमानेंट, है ना। भारतीय विज्ञान अनुसंधान शोधकर्ता के द्वारा ये आर्सेनिक जैसे भारी धातु संदूषकों को हटाने के लिए एक नवीन उपचार प्रक्रिया विकसित की गई है, ठीक है। इसके मुताबिक यह 3 चरणों वाली विधि है, जिसका पेटेंट लंबित है। अभी भी ये पेटेंट लंबित है कि ये इसने हम ही करा है। इससे मतलब पेटेंट क्यों लिया जाता है? क्योंकि इसका जो श्रेय है कोई और ना ले जाए, इसीलिए पेटेंट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि हटाई गई भारी धातुओं का निपटारण पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ तरीके से किया जाता है, ना कि अनुपचारित भारी धातु से भरे कीचड़ को लैंडफिल में भेजा जाता है, जहां से संभावित रूप से भूजल में फिर से प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, है ना, ये याद रखिएगा, तो इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 21 राज्यों के 113 जिलों में आर्सेनिक का स्तर 0.01 मिलीग्राम
प्रति लीटर से ऊपर है, जबकि 23 राज्यों के 223 जिलों में फ्लोराइड का स्तर 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से ऊपर है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, थोड़ा सा इसे आप लोग देख लीजिएगा। यह भारतीय मानक ब्यूरो और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा निर्धारित स्वीकार्य सीमा से परे है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि अभी WHO के द्वारा ये भी बताया गया था कि जो हम लोग टेबल सॉल्ट मतलब टेबल सॉल्ट के माध्यम से नमक जो है वो भारतीय जो प्रिस्क्राइब्ड मात्रा है उससे 6 गुना ज्यादा हम लोग खा रहे हैं नमक। तो नमक का भी उपयोग बहुत कम करना है, नहीं करना ऐसा नहीं है, क्योंकि सोडियम की मात्रा भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर में। तो ये चीज याद रखेगा, नमक कम खाना है। उससे क्या होता है कि हार्ट अटैक का जो ये है वो चांसेस कम हो जाता है। अगर नमक कम खा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है हार्ट अटैक का। ठीक है, तो चलिए ये सब चीज आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ रिमूवल हैवी मेटल फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, IISc बेंगलुरु के द्वारा, उसके रिसर्चर्स के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो नन अदर देन चंद्रबाबू नायडू, जो कि कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? TDP, है ना, तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये याद रखिएगा, TDP। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख। ये चंद्रबाबू नायडू ने चौथे कार्यकाल के लिए ये मुख्यमंत्री शपथ लिए हैं, यानी कि ये चौथे बार मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु के। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। जन सेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण, जो कि चिरंजीवी के भी रिलेटिव है, वो उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये याद रखिएगा। तो पवन कल्याण का जो पार्टी का नाम है वो क्या है? जनशक्ति पार्टी, जन सेना पार्टी। ठीक है, उसके बाद नारा लोकेश और 22 अन्य लोगों ने भी TDP के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल की कुल सदस्य संख्या 25 है, ये याद रखिएगा। चंद्रबाबू नायडू जो है ये पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बने थे। 2014 में नायडू विभाजित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, ये याद रखिएगा। तो 2014 में जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ था तो नायडू जो है वो पहले मुख्यमंत्री बने थे, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2024 के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी ने 135 सीटें जीती और जनसेना पार्टी ने 21 सीटें जीती। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीती, जबकि युवजन युवजन श्रमिक रायूथु कांग्रेस पार्टी ने 11 सीटें जीती हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या जो है 175 है, ये याद रखिएगा। तो ये आपके प्रधानमंत्री यहाँ पे, भारत के प्रधानमंत्री जो कि 18वें लोकसभा के अध्यक्ष भी है और प्रधानमंत्री भी हैं, और ये आपके पवन कल्याण जो कि डिप्टी CM बने हैं, और ये चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, चलिए अब आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। हालांकि इससे पहले जो जगन मोहन रेड्डी थे, इनके द्वारा आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां प्रस्तावित थी, और वो कौन कौन सी थी? तो विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। ठीक है ना, तो तीनों जगह पे अलग अलग कार्य होगा, एक जगह पे एग्जीक्यूटिव कार्य होगा, एक जगह पे जुडिशियरी होगा, और एक जगह पे लेजिस्लेटिव होगा। ठीक है, तो ये ऐसा था, है ना, क्या कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 राजधानियां प्रस्तावित थी। हालांकि उनकी सरकार तो इस बार हट गई, जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार तो बीजेपी के तरफ से वो रहते थे, तो बीजेपी तो इस बार पार्टी में नहीं आई सत्ता में, इसलिए TDP जो है वो इंडिया की घटक दल है, इसीलिए जो TDP पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार बनाया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इस इनसे पहले अगर पूछा जाए कि अभी चंद्रबाबू नायडू जी किनके स्थान पर CM बने हैं आंध्र प्रदेश के, तो वो हैं जगन मोहन रेड्डी के स्थान पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश की अगर बात करें हम, तो आंध्र प्रदेश आपको यहाँ पे मैप में दिख जाएगा, ये भारत का मैप है। ठीक है, ये तटवर्ती इलाका है, आपको दिख जाएगा, ये साउदर्न साउदर्न इलाका है, भारत का दक्षिणी राज्य है। उत्तर में उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश से ये सीमा साझा करता है। तो उत्तर हमारा इधर हो गया, तो उड़ीसा से भी सीमा साझा करता है, और यहाँ पे देखिएगा मध्य प्रदेश से भी ये सीमा साझा करता है ना। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है, तेलंगाना से भी करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तमिलनाडु से भी, कर्नाटक से भी करता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु से भी करता है, कर्नाटक से भी करता है, और बंगाल की खाड़ी से तो करता ही है, ये देखिए बे ऑफ बंगाल से करता है। ठीक है, तो सीमा साझा इधर से भी करता है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी चंद्रबाबू नायडू हो गए, और वर्तमान राज्यपाल S अब्दुल नजीर हैं।
इसका राज्य का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को किया गया था और आंध्र प्रदेश ही भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य है। ये याद रखेगा, पहला राज्य। ठीक है, भाषाई आधार पर। ठीक है, भाषाई आधार पर पहला राज्य है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो तंगुतुरी प्रकाशम थे, जो कि 1953 में कांग्रेस के तंगुतुरी प्रकाशम आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। हालांकि 1956 में कांग्रेस के नीलम संजीव रेड्डी भारतीय राज्य के पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। यानी कि राज्य के पुनर्गठन आयोग के बाद, पुनर्गठन होने के बाद 1956 में नीलम संजीव रेड्डी जो है वो पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पहले राज्यपाल CM त्रिवेदी थे, यानी कि चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। आंध्र प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 5 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से 2.5 करोड़ पुरुष के हैं और 2.5 करोड़ महिलाएं के हैं। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात 993 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। साक्षरता दर की बात करें आंध्र प्रदेश की तो 67% साक्षर हैं, जिसमें से पुरुष जो है वो लगभग 75% साक्षर है और महिला लगभग 59%। ठीक है, प्रमुख भाषा यहाँ पे तेलुगु और उर्दू बोली जाती है, इसीलिए हम बोले कि यहाँ पे भाषाई आधार पर पहला ये जो है राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश ही है। उच्च न्यायालय जो है ये अभी भी हैदराबाद है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि अब हैदराबाद जो है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं रही है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी तेलंगाना के साथ हैदराबाद का भी तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश का भी जो राजधानी है वो हैदराबाद हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। यहाँ पे जिला जो है वो 13 है। मुख्य फसल चावल। यहाँ पे प्रमुख नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी है। राजकीय पशु चौनसिंघा चौसिंघा और राजकीय पक्षी घसुर हवाशिल है। यहाँ पे देखिए, विधानमंडल जो है ये द्विसदनात्मक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो पूरा अगर हम लोग बात करें कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पे विधानमंडल द्विसदनात्मक है, तो पहले 7 थे, लेकिन अभी ये 6 राज्य ऐसे हैं जो द्विसदनात्मक विधानमंडल रखते हैं, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर पहले था शामिल, लेकिन अभी जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर अब राज्य अभी नहीं है फिलहाल के लिए, इसीलिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, द्विसदनात्मक का क्या मतलब है? द्विसदनात्मक का ये मतलब है कि यहाँ पे विधानसभा होंगी और विधान परिषद भी होगा। तो विधानसभा का चुनाव यहाँ पे साथ में हुआ था, तो 175 विधानसभा का सीट है आंध्र प्रदेश में, और विधान परिषद का सीट 54 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है, जो कि अभी इलेक्शन हुआ था। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। ठीक है, आधुनिक शहर हैदराबाद की नींव गोलकुंडा के कुतुब शाह ने रखी थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये हिस्ट्री का बेहतरीन क्वेश्चन है कि गोलकुंडा का नींव किसने रखा था, तो गोलकुंडा का नींव जो है वो कुतुब शाह ने रखा था। ठीक है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है, जुड़वा नगर। ठीक है, चलिए। आचार्य विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो भूदान आंदोलन यानी कि भूमि को दान करने वाला जो आंदोलन है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना वाला क्षेत्र, तो अब तो तेलंगाना एक अलग ही राज्य हो गया है। ठीक है, तो ये पहले का बात है ना, ये याद रखेगा। तो विनोबा भावे के द्वारा भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये राज्य पुनर्गठन कानून 1956 में पारित हुआ था और उसी समय नीलम संजीव रेड्डी जो है वो पहले मुख्यमंत्री बने थे। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो गोदावरी तथा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला विजयनगर है, ये याद रखेगा। ठीक है, नगरम। उसके बाद तिरुपति मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिलों में है। आंध्र प्रदेश जो है वो कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा नदी इससे होकर गुजरती है। पर्यटन स्थल अगर बात करें तो तिरुपति बालाजी यहीं पे स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर, गोलकुंडा का किला, ठीक है, चार मीनार। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे है। कार्यकारी राजधानी, यहाँ पे हम आपको बोले थे कि इसकी 3 राजधानियां प्रस्तावित है। तो कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम को बनाने का बात कर रहा था, विधायिक राजधानी अमरावती और न्यायिक राजधानी कुर्नूल, लेकिन ये अभी प्रस्तावित है, ये ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि ये किसका आइडिया था? ये
ये जगन मोहन रेड्डी जी का आइडिया था, लेकिन अभी जो चंद्रमोहन नायडू जो बने हैं, इनका ऐसा कोई भी सोच नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जीआई टैग के बारे में बात करें तो जीआई टैग आप देखिएगा इंपॉर्टेंट है। बंदर लड्डू, ये भी जीआई टैग जो है वो आंध्र प्रदेश का ही बंदर लड्डू है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दुर्गी स्टोन कार्विंग, ये आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद बंगानापल्ली मैंगोज, ये भी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, उदयगिरी वुडन कटलरी, ये आंध्र प्रदेश के जीआई टैग है। उसके बाद श्री कलाहस्थी कलामकारी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। और अराकू वैली अराबिका कॉफी, ये आंध्र प्रदेश का जीआई टैग है। उसके बाद आला गंडा स्टोन कार्विंग, ये भी क्या है, आला गड्ढा स्टोन कार्विंग, ये भी जीआई टैग जो है आंध्र प्रदेश का ही है, ये याद रखेगा। बहुत सारे यहाँ पे जीआई टैग है। तिरुपति लड्डू का भी जीआई टैग मिला हुआ है। गुंटूर सुनम चिल्ली, ये जो है सनम जो चिल्ली है, ये भी आंध्र प्रदेश का ही है, ये याद रखेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला कौन है? तो मैक्स वर्स्टपेन है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले लगातार तीसरी बार ये जीते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ये याद रखिएगा। मैक्स वेस्टपेन ने लगातार तीसरी बार कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। लगातार तीसरी बार रेड बुल ड्राइवर मैक्स, ये कौन से कंपनी के ड्राइवर हैं? रेड बुल के ड्राइवर है। ये कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स विजय हुए हैं। उनकी 60वीं फॉर्मूला वन जीत है और इस वर्ष 9 रेसों में छठी जीत है। ठीक है, मैक्स वेस्टपेन ने पिछली बार 75 फॉर्मूला वन रेस में 50 जीत हासिल की थी। ठीक है, ये सब बाकी सारे चीज यहाँ पे दिया हुआ है। ये मैक्स वेस्टपेन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने जनरेटर की बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिए विद्युत रक्षक विकसित किया है, जिसका भारतीय सेना के द्वारा भी हाल ही में अनावरण भी किया गया है? तो यहाँ देखिए, ये उपकरण का नाम क्या है? विद्युत विद्युत रक्षक। और तो इसको डेवलप कौन किया है? तो आर्मी डिजाइन ब्यूरो के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आर्मी डिजाइन ब्यूरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए, ये किस लिए इसका विकसित किया गया है? जनरेटर की बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिए भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक का अनावरण किया गया है। विद्युत रक्षक को आर्मी डिजाइन ब्यूरो के द्वारा विकसित किया गया है। 10 जून को इसे थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। विद्युत रक्षक एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी से चलने वाला यंत्र है। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है ना? जिसे जनरेटर की निगरानी और निगरानी सुरक्षा नियंत्रण के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि जनरेटर का देखभाल करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, सारा चीज। ठीक है, यह नवाचार परिचालन परिचालन दक्षता के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने के प्रति भारतीय सेना को समर्पण को दर्शाता है। यह प्रणाली भारतीय सेना में मौजूद मौजूद सभी जनरेटरों पर लागू होगी, चाहे उनका प्रकार, निर्माण, रेटिंग या उम्र कुछ भी हो। ठीक है, ये इसीलिए दिया गया है। इसके अलावा कुछ त्रुटियां की भविष्यवाणी और रोकथाम भी करेगा ये। ठीक है, तो ये उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ मैनुअल संचालन को भी स्वचालित करेगा, जिससे जनशक्ति की बचत होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका भी बचत होगा। और बाकी सारा चीज यहाँ पे देखे। एरो इंडिया जो शो 2023 के दौरान भारतीय सेना और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी कि FITT IIT दिल्ली द्वारा नवाचार उत्पादन के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, विद्युत रक्षक एक समझौते ज्ञापन के तहत शुरू किया गया पहला नवाचार है। तो ये याद रखिएगा, जब हमारा एरो शो हुआ था 2023 में, उसी समय IIT दिल्ली और भारतीय सेना और यहाँ पे तीसरा और कौन पार्टी था? फाउंडेशन फॉर द इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एक MOU का साइन हुआ था, और उसी का ये पहला उपकरण आपका निकल के सामने आया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आप लोग अभी देखे होंगे, विद्युत क्या है? इसका नाम है विद्युत रक्षक। चलिए, ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे लॉन्च इवेंट। ठीक है, विद्युत रक्षक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भारतीय सेना लोग है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, आई होप आप क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में इसरो के आदित्य L1
अंतरिक्ष यान ने सौर ऊर्जा पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, सौर एक्चुअली में सौर प्लस जो वहां पे सौर की किरणें से सूरज सूरज का जो अध्ययन करने गया हमारा आदित्य एल 1 है, वहां से सौर का कुछ फ्लेयर बाहर आया है। जैसे हम लोग जब कभी भी कुछ भी आग उग जलाते हैं तो आप देखेंगे कि आग का लपट जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर की ओर उठता है। उसी प्रकार का सौर का कुछ फ्लरी, ये देखिए सौर फ्लरी, सोलर फ्लरी जो है ये ऊपर की तरफ आया है, उसी का अध्ययन किया है, फोटो खींचा है ना, उसी का फोटो खींचा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि हमारा जो आदित्य एल 1 मिशन है ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2023 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ये याद रखिएगा। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसरो के द्वारा। और क्यों लॉन्च किया गया था, तो आदित्य एल 1 जो है वो अंतरिक्ष यान है जो कि सूर्य का कुछ रहस्यमय के बारे में पता लगाएगा। तो ये चीज हम लोग आगे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बात करेंगे सौर ऊर्जा को इसरो के आदित्य एल 1 अंतरिक्ष यान के दो ऑनबोर्ड रिमोट सेंसिंग उपकरणों के द्वारा कैद किया गया है। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसको शूट भी कहा जाता है। शूट का फुल फॉर्म क्या है, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग इमेजिंग टेलीस्कोप। और विजिबल एमिशंस लाइट कोरोनाग्राफिक वीईएलसी ने मई में सूर्य की गतिशील गतिविधियों को कैद किया है। यानी कि ये फोटो भेजा है, हमने बोला ना, ये फोटो भेजा है। इन उपकरणों ने कोरोनल मास इंजेक्शन से जुड़े एक्स क्लास और एम क्लास फ्लेयर्स को रिकॉर्ड किया है। तो एक्स क्लास हो गया और एक हो गया एम क्लास। ठीक है, ये दो दो प्रकार के फ्लेयर हैं। ठीक है, इसको कैद किया है। इन ज्वालाओं ने 11 मई को एक बड़ा भूचुंबकीय तूफान उत्पन्न किया। इसरो ने 17 मई को शूट पेलोड द्वारा प्राप्त सूर्य की कुछ तस्वीरें जारी की। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इन सक्रिय क्षेत्रों में बड़ी सौर ज्वालाएं उत्पन्न हो सकती हैं, ऐसा ये अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो ये भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य एल 1, जो कि 26 जनवरी 2024 को लंग्राजियन बिंदु एल 1 पर पहुंचा था। यह मिशन सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था, है ना। तो ये याद रखिएगा, सितंबर 2023 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब देखिए आदित्य एल 1 की कुछ पृष्ठभूमि के बारे में बात कर ले। जनवरी 2018 में अंतरिक्ष अनुसंधान की सलाहकार समिति ने आदित्य मिशन का प्रस्ताव रखा था। आदित्य मिशन को मूल रूप से सौर कोरोना का अध्ययन करने के लिए कोरोनोग्राफ के साथ डिजाइन किए गए एक छोटे से 400 किलो कम पृथ्वी परिक्रमा उपग्रह के रूप में योजना बनाई गई थी। वित्त वर्ष 2016-17 में भारत सरकार ने आदित्य मिशन के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया था। आदित्य एल 1 के उद्देश्य का तब से विस्तार किया गया है और अब इसका उद्देश्य लंगराज बिंदु यानी कि एल 1 ऐसे करके एल 1 है, एल 2 है, ठीक है, एल 3 है, एल 4 है और एल 5 है। ये 5 ऐसे पॉइंट है। अच्छा, एल 1 जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे धरती का और सूर्य का ग्रेविटेशन है वो शून्य हो जाता है। इसीलिए ये एल 1 पॉइंट लंगराजे बिंदु कहा गया है, लंगराज बिंदु। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट से सूर्य की तरफ थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो सूर्य अपने में खींच लेगा, और आप अगर पृथ्वी की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पृथ्वी अपने तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खींच लेगा। इसीलिए इस बिंदु पे यहाँ पे जो जाके ग्रेविटेशन जो है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस प्रकार का मिशन का नाम बदल करके आदित्य एल 1 कर दिया गया था। जुलाई 2019 तक लॉन्च को लागत छोड़कर मिशन का बजट 3.5 करोड़, लगभग 3.25 करोड़ हो गया था। ठीक है, आदित्य एल 1 मिशन के बारे में थोड़ा जानकारी बात कर लेते हैं। आदित्य एल 1 सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए इसरो और अन्य भारतीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा डिजाइन निर्मित एक कोरोनोग्राफी अंतरिक्ष यान है। आदित्य एल 1 भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला मिशन है और इसे PSLV XL से द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, मार्च 2023 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन ये फिर थोड़ा डिले हो गया। 2015 में एस्ट्रोसैट के प्रक्षेपण के बाद आदित्य एल 1 भारत में इसरो द्वारा दूसरी अंतरिक्ष आधारित खगोलीय विज्ञान मिशन होगा।
आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लंगराजे बिंदु यानी कि L1 के चारों ओर एक भ्रमणमंडल कक्षा में रखा जाएगा, जहां पे ये पहुंच भी गया है। लंगराजियन पॉइंट पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी कि 15 करोड़ लाख किलोमीटर ये दूर है, ये याद रखिएगा, है ना। तो ये 10 लाख यानी कि 15 लाख किलोमीटर का ये है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो ये 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 लाख किलोमीटर यहाँ से दूर है पृथ्वी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है। आदित्य L1 जो है कोरोनोग्राफी अंतरिक्ष यान का प्राथमिक उद्देश्य सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की जांच करना है। यह निम्नलिखित में से में भी जांच करेगा, जैसे कोरोनल हीटिंग और सौर पवन त्वरण का पता लगाने के लिए। उसके बाद सौर वातावरण के युग्म और गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए गया है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित कण प्रवाह की जांच करना, ठीक है। सौर पवन वितरण और तापमान अनिसोट्रॉपी की जांच करना। उसके बाद कोरोनल मास इंजेक्शन, सौर ज्वालाओं और पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष मौसम की उत्पत्ति का भी निरीक्षण करना। तो ये इसके अलावा ये सब सारे काम ये करेगा। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये है, भारत का मिशन है, ये याद रखेगा, ठीक है। इसमें अगर बात करें आदित्य L1 मिशन का महत्व आप लोग को समझ में आ गया होगा। सूर्य का अध्ययन करने के लिए यहाँ पे गया है। लंगराज पॉइंट के बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिंदु हमने आपको पहले ही डिस्कशन करके बता दिया है। यहाँ पे देखिए, ये आदित्य L1 में आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने पेलोड है, तो टोटल 7 पेलोड है। ये एक पेलोड, ये 2 पेलोड, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे देखिएगा, ये 3, 4, 5, 6 और 7, ये सारे देखिए। हेलियोस अगर पूछ ले तो ये भी पेलोड है। सोलेस क्या है, ये भी पेलोड है, ठीक है। ये सब सारे मैग्नोमीटर ये भी पेलोड है। तो ये सब 7 टोटल पेलोड है। पेलोड क्या होता है, जो रॉकेट का ऊपरी भाग है वो वाला, उसको पेलोड बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जापान हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 यानी कि जिमेक्स का कौन सा संस्करण अभी जापान के योकोसुका में शुरू किया गया है। तो जापान और भारत का जो जिमेक्स एक्सरसाइज है वो 8वां संस्करण अभी जापान में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसके अलावा इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो सूर्य किरण अगर बात करें तो ये भारत और नेपाल के बीच होता है, हैंड इन हैंड चाइना के साथ होता है। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, बोंगो सागर, ठीक है। उसके बाद मालाबार युद्ध अभ्यास, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि मालाबार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है, ठीक है। तो कुछ युद्ध अभ्यास हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लिए, ठीक है। अब ये इसका 8वां संस्करण था। ये हर एक साल होता है, एक साल जापान में तो एक साल भारत में, ऐसे होगा, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2012 से हुई थी, ये याद रखेगा, ठीक है। चलिए, नौसैनिक अभ्यास है, ये भी याद रखेगा। ये जो जिमेक्स है इसमें नौसेना, भारतीय नौसेना और जापान की नौसेना ने भाग लिया है, तो ये नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किसे 3 साल की अवधि के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो नियुक्त किया गया है, इंद्रपाल सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ये याद रखेगा, इंद्रपाल सिंह, ठीक है। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को 3 साल के लिए अवधि के लिए ये नियुक्ति मिला है। वह अनुपमा आनंद का स्थल लेंगे, जिन्होंने सितंबर 2023 में नियुक्ति के बाद इस्तीफा दे दिया था। नियुक्ति से पहले बिंद्रा आयकर विभाग में एक अधिकारी के रूप में तैनात थे। सचिव सभी प्रकार के संचार करने या प्राप्त करने के लिए आयोग की ओर से नोडल अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्य क्या है, ये देखता है कि कोई मोनोपोली तो नहीं कर रहा है बिजनेस में आके, ठीक है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो 14 अक्टूबर 2003 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष, इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक है। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य है भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाली प्रथाओं को खत्म करना, ठीक है, और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। आपको मालूम होगा कि अगर कोई विदेशी यहाँ पे आके सस्ता में माल बेच देता है तो ये इसके ऊपर निगरानी रखेगा सीसीआई, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत सारा कार्य है। किसी भी कंपनी का, किसी भी निकाय का एक अधिकार नहीं होने देना, ये सारा चीज ये देखते रहता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा अपना बिजनेस में हमारे भारत में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग रिसेंट नियुक्तियां ये सब तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे, लास्ट वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर ऑफ पपुआ न्यू गिनी, ये सब सारे हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज्ञानेश ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू हैं। और अगर चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें तो राजीव कुमार, ठीक है। प्रसार भारती के जो चेयरमैन है नवनीत कुमार सहगल, ठीक है। लोकपाल, चेयरमैन ऑफ लोकपाल जस्टिस जस्टिस आचार्य मानिकराव खानविलकर हैं। और जुडिशियल मेंबर में कौन है? लिंगम्पा नारायण स्वामी, संजय यादव, सुशील चंद्रा, ऋतुराज अवस्थी और पंकज कुमार, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल ये लुइस मोंटेनेग्रो हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ यूपीएससी, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी मनोज सोनी, ठीक है। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रशियन फेडरेशन विनय कुमार है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्राबो सुबिएंटो है। उसके बाद चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड फोर्स ये गोविंद ढोलकिया है, ये याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। गोविंद ढोलकिया, ये सूरत डायमंड फोर्स कुछ दिन पहले ही चर्चा में था। और एनआईए के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो सदानंद वसंत बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये एन कोटेश्वर सिंह बने हैं। उसके बाद फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशंस के जो 41st प्रेसिडेंट बनी है वो जयश्री दास वर्मा बनी है। और चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया बने हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूनेस्को के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर ब्राजीलियन फुटबॉलर विनीशियस जूनियर बने हैं, ठीक है। बाकी सारा चीज तो यहाँ पे हमने आपको बता दिए थे। पंजाब इलेक्शन स्टेट कमीशन फॉर अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन में पंजाब के स्टेट आइकन कौन थे? तो शुभमन गिल थे, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान फॉर द फिफ्थ टाइम ये अहल्म अलीएव हैं, ठीक है। इंडिया फर्स्ट फीमेल पीस क्यूरेटर ये जसिंथा कल्याण। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पंजाब वाला जो क्षेत्र है वो मरियम नवाज हैं, ठीक है। और आईसीसी के फीमेल न्यूट्रल अंपायर कौन है? तो सुई रेडफर्न है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 16 फाइनेंस कमीशन अरविंद पनघड़िया को याद रख लेना है। अगर 15वां पूछे तो 15वां के एन के सिंह थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। एन के सिंह, ठीक है। चलिए, हो गया। ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लोहाटी, सारा चीजें सब हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब इसमें हम लोग आपको लास्ट क्वेश्चन में ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश जो है इसमें भी द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो द्विसदनात्मक विधानमंडल का अनुच्छेद भी हम लोग याद करेंगे। क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व कौन होने जा रहा है या हो गया है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व ये सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य ये बन गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो 5वां बाघ अभयारण्य हो गया है उत्तर प्रदेश का। बाघ की संख्या प्रमाण मिलने के बाद सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश का 5वां बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। ये बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा जिले में फैला हुआ है, यानी कि 3 जिला है, ठीक है। 3 जिला में ये जो वन्य जीव अभयारण्य है वो फैला हुआ है। ये घोषणा पीलीभीत टाइगर रिजर्व की 10वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान हुई है, ठीक है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य को 4था टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी थी। आमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के अन्य बाघ टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद 2024 तक 55 संरक्षित क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। सोहेलवा अभयारण्य 452 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे 1998 में वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसे वन्य जीव का दर्जा कब मिला था? तो सन 1998 में, ठीक है। ये याद रखेगा। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर में यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं, ये देखिए ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। और यहाँ पे उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। उत्तर पश्चिम में यहाँ पे देखिएगा ये हिमाचल प्रदेश है। और उसके बाद पूर्व में बिहार और झारखंड है। यह देखिए यहाँ पे पूर्व में बिहार भी है
और झारखंड भी है। ठीक है, ये इसका सीमा लगता है। पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। पश्चिम में देखिए हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा, और यहाँ पे दिल्ली और राजस्थान ये भी लगता है। और यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी इसकी राजधानी मतलब ये है बॉर्डर है वो शेयर होता है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ है, और जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, उसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ भाई पंत थे। ये पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। और पहले राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, जिसमें से पुरुष की जनसंख्या 10.5 करोड़ और महिला की जनसंख्या 9.5 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व की बात करें जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और लिंग अनुपात 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। साक्षरता दर की बात करें तो 67.7% इसकी साक्षरता दर है, और पुरुष साक्षरता दर 77.5% मान के चलिए। ठीक है, महिला साक्षरता दर 57% है। उसके बाद मुख्य भाषा यहाँ पे हिंदी, और दूसरी आधिकारिक भाषा जो है वो उर्दू बोली जाती है। यहाँ पे उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट है। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, और यहाँ का विधानमंडल है ये द्विसदनात्मक है, यानी कि यहाँ पे भी जैसे अभी हम लोग दो राज्य पढ़े, वहां पे दोनों राज्य जो है इसका विधानमंडल द्विसदनात्मक है, यानी कि विधानसभा का भी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधान परिषद को विधान परिषद को अपर हाउस कहा जाता है, और विधानसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, ये याद रखेगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है, विधान परिषद की संख्या 100 है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 31 है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 80 है। राजकीय पशु बारहसिंघा है, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच है, राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल कलश है, राजकीय चिन्ह मछली है, और इसकी स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रमुख खनिज तांबा, जिप्सम, चूना पत्थर और डोलोमाइट यहाँ पाया जाता है। पर्यटन स्थल ताजमहल आगरा का, उसके बाद सारनाथ, कुशीनगर, वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज, रामबाग। ठीक है, अब प्रयागराज कहा जाता है इलाहाबाद को, और यही रामबाग के नाम से भी फेमस है। ठीक है, ठीक है। प्रमुख जनजातियां की बात करें तो थारू, भोटिया, जौनसारी, खरबार, सौका, बुक्सा, राजी अथवा बरनौत, महागिर, ये सब जनजातियां यहाँ पाई जाती है। राष्ट्रीय शोध संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में यहाँ पे स्थित है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में स्थित है। इंटीग्रल टॉक्सिलॉजी रिसर्च सेंटर ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। वन्य जीव में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, और उसके बाद कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गाजियाबाद में स्थित है। प्रमुख झीलें गोखुर झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील, चंदेला झील और पुनाताल झील ये सब उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, तो इतने सारे हम आपको स्टैटिक फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चंस के माध्यम से दे रहे हैं फ्रेंड्स। अगर हमारा ये आपको प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपने प्लेटफॉर्म पर इसे जरूर शेयर करें। ठीक है, अब देखिए द्विसदनात्मक, यहाँ पे देखिएगा राज्य विधानमंडल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक, यहाँ पे हम लोग अनुच्छेद को याद कर लेंगे 168 से। ठीक है, तो द्विसदनात्मक और एक सदनात्मक हमारा विधानमंडल होता है। एक सदनात्मक का मतलब ये हो गया कि वहां पे विधानसभा तो होगा लेकिन विधान परिषद नहीं होगा। चलिए आइए जानते हैं यहाँ पे एक सदनात्मक विधानसभा। ये जो एक सदनात्मक है, ये एक सदनीय विधायिका तत्पर केवल एक विधायिका कक्ष है, जो कि कानून बनाने वाला, बजट पारित करने वाला और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बारे में मामलों पर चर्चा करने के जैसी एक कार्य करता है। ठीक है, ये दुनिया में प्रमुख, क्योंकि अधिकांश देशों में एक सदनीय विधायिका है, ये याद रखेगा। द्विसदनात्मक हम आपको पहले भी बता दिए हैं। द्विसदनात्मक मतलब वहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगा। अब देखिए अनुच्छेद 168 में हमारे देश के कुछ राज्य में विधान परिषद का उल्लेख है। भारत के द्विसदनीय विधायिका का होने का नियम नहीं था, लेकिन इसलिए क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि हर राज्य के लिए विधान विधान द्विसदनीय विधायिका
होना संभव नहीं होगा, इसलिए ये ऐसा किया गया है। अनुच्छेद 169 में दिया गया है और इसे संविधान के अनुच्छेद 169 में ये बताया गया है कि हमारे संविधान में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में भी जाना जाएगा। और ये अनुच्छेद लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद कौन सा अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 169 में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 169 यहाँ पे देखिए 169 में विधान परिषद के निर्माण समाप्ति की बात की गई है कि कैसे इसका निर्माण होगा, और इसमें विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या 50% से अधिक का समर्थन होना होगा, तभी होगा। और इसकी विधान परिषद अगर बनाना है तो उसमें 50% विधानसभा का तो अधिक समर्थन लगेगा ही लगेगा, साथ में कुल जो उपस्थित सदस्य होंगे उसका 2/3 बहुमत लगना चाहिए, तभी किसी राज्य का विधान परिषद का गठन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 170 में कहा गया है और कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 विधानसभाओं के विन्यास यानी कि कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कहा गया है। तो पहले विधान परिषद का गठन होगा, फिर उसके बाद विधानसभा का गठन होगा, अनुच्छेद 170 के अनुसार, ठीक है। विधान परिषद का विन्यास भारतीय अनुच्छेद 171 में कहा गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सारा चीज हम आपको बता दिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। राज्य की विधानसभा में अधिकतम जो निर्वाचन क्षेत्र वो 500 से अधिक नहीं होना चाहिए और कम से कम 60 निर्वाचित क्षेत्र हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो, मतलब इससे कम नहीं हो सकता है, कम से कम 60, ठीक है। भारतीय अनुच्छेद 172 में विधानसभा के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि विधानसभा का कितना कार्यकाल होगा। तो नॉर्मली 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। चाहे वो ये यहाँ पे बात करें लोकसभा का तो 5 साल और विधानसभा का भी 5 साल, ये याद रखेगा। लेकिन राज्यसभा का 6 साल होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 जो है वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, ये याद रखेगा। विधान परिषद, भारतीय संविधान अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना दी गई है। विधान परिषद में कुल सदस्य राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कि 500 है तो उसका 1/3 से अधिक यानी कि 5 या 15, मतलब आप सोचिए ना कि 1/3 कितना हो गया उसका, 75 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा 75% का लगभग आप मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अगर 15 है तो उसमें 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा इसका बात करने का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए उसके बाद 40 कम से कम 40 से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ये याद रखेगा, ठीक है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एकमात्र विधान परिषद था जो जिसमें 36 सदस्य थे, ठीक है। विधान परिषद की संरचना को आगे निम्न प्रकार के विभाजित किया जाता है, तो ये सब हम आपको पढ़ के बताएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 में कहा गया है कि सदस्यता की मतलब सदस्यता जो है उसकी योग्यता क्या होगी, ये सब सारा चीज बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और विधान परिषद का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विधानसभा का मेंबर होने के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद का मेंबर होने के लिए भी 30 वर्ष, ठीक है। उसके बाद भारतीय अनुच्छेद 191 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता की बात की गई है, यानी कि विधायिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामित होने के बाद कोई भी विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता है। संविधान में कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को विधानमंडल की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब विधायक या एमएलसी अयोग्य निम्नलिखित आधारों पर किया मतलब इनको बाहर निकाला जा सकता है या डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन लाभ का पद ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट धारण करता है, तो यदि कोई वितरित या अनसाउंड दिमाग का है या सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है असक्षम, ठीक है, तो ये तब उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि कोई अनुमोचित दिवालिया हो गया है तब इंसॉल्वेंट हो गया है, यदि अब कोई देश का नागरिक नहीं है या जब उसने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तब इसकी जो है मेंबरशिप चला जाएगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति संसद के कानून के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, उदाहरण के लिए दल बदल कानून,
ठीक है, तो ये दल बदल कानून जो है उसके द्वारा इसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। दल दल बदल क्या है कि अगर किसी कोई व्यक्ति है जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है चुनाव जीतने के बाद, तो उसको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा दल दल कानून मतलब कानून के तहत। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान के 192 जो अनुच्छेद है, इसमें राज्य विधानमंडल सदस्यों की योग्यता के बारे में बात करता है। ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 191 में वर्णित किसी भी आधार पर विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता के बारे में कोई प्रश्न उठाता है तो अनुच्छेद 192 में चलन आता है। अनुच्छेद 192 में उल्लेख है कि ऐसे मामलों में अयोग्यता के बारे में निर्णय उस राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यानी कि ऐसा, अगर ऐसा कुछ मामला आता है अयोग्यता से, तो निर्धारण कौन करेगा? ये राज्यपाल करेगा। ठीक है, अब राज्य विधानमंडल के सत्र यानी कि सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें अनुच्छेद 174 याद रखना है। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के इन सदनों को बुलाने की शक्ति देता है। ठीक है, जैसे वहां पे केंद्र में राष्ट्रपति सेशन बुलाते हैं, वैसे यहाँ पे राज्य में राज्यपाल सेशन बुलाते हैं। ठीक है, ये याद रखेगा। चलिए, यहाँ पे राज्यपाल के पास किसी भी सदन का सत्रवशन करने या विधानसभा को भंग करने की शक्ति होती है। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 178 के अनुसार, यहाँ पे सारा चीज हम आपको बता दिए। अनुच्छेद 93 में उल्लेखित समान शक्तियां जो भारतीय संविधान में समान शक्तियां जो कि लोकसभा के अध्यक्ष को दी गई है, वही राज्यसभा में भी, मतलब विधानसभा में भी अध्यक्ष को वही शक्ति दिया गया है कि अगर किसी मेंबर को, पार्टी को अयोग्य ठहराना है तो वो कौन डिसीजन लेगा? तो वो लोकसभा स्पीकर लेगा या विधानसभा स्पीकर लेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा चीज हम आपको बता दिए। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद को अपने 2 सदस्य के अध्यक्ष और उपसभापति यानी कि डिप्टी चेयरमैन के रूप में होना चाहिए। अब यहीं पे अगर बात करें राज्यसभा में, अगर सेंटर के तौर पे राज्यसभा की बात करें, तो वहां पे उपसभापति कौन होते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट को सभापति बनाया जाता है, पदेन सभापति। ठीक है, राज्यसभा का। ठीक है, अनुच्छेद 183 में अध्यक्ष और सभापति के पद बहुत बार खाली हो जाते हैं, हालांकि उसे हटाने या इस्तीफा देने का उल्लिखित है। ठीक है, उन्हें हटाने या इस्तीफा देने का उल्लेखित है। हटाने का कारण यानी कि महाभियोग कैसे हो सकता है, तो आप ये देख लीजिए, एक दूसरे को लिखित पत्र त्याग भेजकर करना होगा। बहुत सारा चीजें इसमें दिया हुआ है, तो ये सब सारा चीज देख लीजिएगा फ्रेंड्स, है ना। 185, अनुच्छेद 196, ठीक है, अनुच्छेद 196 विधेयक संबंधित प्रावधान है, यहाँ इसमें कौन सा विधेयक है या नहीं है। ठीक है, राज्य सूची के साथ साथ समवर्ती सूची का कानून बना सकती है, ये अनुच्छेद 196 में कहा गया है। अनुच्छेद 198 में धन विधेयक को पारित करने की प्रतिक्रिया साधारण विधेयक से काफी भिन्न होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में इसकी प्रक्रिया दी गई है, यानी कि धन विधेयक को कैसे पारित किया जाता है विधानसभा में, वो सारा दिया गया है। फिर भी वही विधायक दोबारा परिषद को भेजा जाता है और परिषद के पास विधेयक को पारित करने के लिए 14 दिन की समयावधि होती है। ये सब सारा चीज आप लोग को पढ़ा हुआ होगा, बाकी सारा चीज देख लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 201, 202, 203, 204, 205, 206। ठीक है, लेको वेटो, क्रेडिट वोट या असाधारण क्रेडिट, सब सारा चीज 208, 209, 210, 212। ठीक है, 212 देख लीजिएगा। यह अनुच्छेद बताता है कि न्यायालय विधायिका की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता है, ये अनुच्छेद 212 में कहा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इतने सारे अनुच्छेद के साथ अब यहाँ पे बहुत सारा चीज क्वेश्चंस कहा गया है। राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट किसकी सहमति से नियुक्त करता है? तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की सहमति से जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्ति करता है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 से अधिक और कम से कम 60 से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 7 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 371 में सिक्किम के विधानसभा में मतलब एकमात्र ऐसा है जहाँ पे 32 सदस्य है, ये याद रखिएगा। ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा में कितने? 500 और 60 से कम नहीं हो, ये पहले बता दिया। मिजोरम, गोवा और सिक्किम में थोड़ा सा ये कम है, 60 से कम है, ये अपसाद है। ठीक है, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश है, 403। ठीक है, अनुच्छेद 156 विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम
नहीं होने चाहिए। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा किस राज्य में स्थित है? तो 60-80 जो है वो लोकसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश में है। यहीं पे सबसे ज्यादा बीजेपी को हार मिला है, ये याद रखिएगा। और बहुत सारे नुकसान उठाने को पड़े हैं। ठीक है। हाँ, किस राज्य में विधान परिषद के सबसे ज्यादा सीट है? ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, 100 सीटें हैं। ठीक है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आया विधान परिषद की पहली बैठक 29 जुलाई 1937 को हुई थी। किस राज्य में विधानसभा में सबसे कम सीटें हैं? तो गोवा में सबसे कम सीटें हैं, 40 सदस्य। भारत में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा में 33 सदस्य की संख्या होते हैं और 30 सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव में लोगों के द्वारा चुना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? तो सबसे बड़ी विधानसभा चीनी नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जिसमें 2980 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। बाकी सारे ये सब क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। बाकी हम तो बता ही दिए हैं ये सब सारे क्वेश्चंस, वीडियो लंबा हो जाएगा तो ये देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स के नाम पे, आप सोचिए कि हम कितना बढ़िया सेशंस आपके साथ लेके आए हैं। करंट अफेयर्स के नाम पे हम लोग पूरा का पूरा स्टैटिक जीके डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो जीके जीएस जनरल अवेयरनेस के लिए आप निफिक्र होकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।